लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, मानव बम के जरिए 15 अगस्त के आसपास धमाके की साजिश रची गई थी। ये बड़ी जानकारी है। 15 अगस्त के आसपास लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों, दूसरे शहरों को दहलाने की साजिश थी और ये जानकारी एटीएस के पास थी। इसीलिए एटीएस लगातार इन आतंकियों को अपने रडार पर लिया हुआ था एटीएस ने, और उसके बाद एटीएस ने सही वक्त पर इनको दबोच लिया। इनके पास से गोला बारूद भी बरामद हुई है और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकी मिन्हास की तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकी मसीरुद्दीन की। ये दोनों तस्वीरें, मसीरुद्दीन को मड़ियाव से गिरफ्तार किया गया है और मिन्हास को काकोरी से, दुबग्गा चौराहे के पास इसका घर है, वहां से गिरफ्तार किया गया है, जहां से एटीएस को बारूद मिला है, आईईडी मिला है, एक पिस्टल भी बरामद हुई है और मसीरुद्दीन के घर से बारूद के साथ साथ कुकर बम भी बरामद हुआ है। और मिन्हास की उम्र 30 से 32 साल बताई जा रही है। और हालांकि मिन्हास ने पूछताछ में यह भी कहा कि कुछ और लोग भी मौजूद थे वहां, लेकिन वो पहले ही बाहर जा चुके थे। और मसीरुद्दीन की उम्र भी 50 साल बताई जा रही है। और साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि इनके कुछ साथी कानपुर में भी हैं और जो साथी फरार हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। बड़ी बातें आपको जल्दी से बता देते हैं। गिरफ्तार आतंकी मिन्हास और मसीरुद्दीन दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 15 अगस्त के आसपास धमाके की साजिश थी। हो सकता है कुछ दिन पहले भी ये धमाका करते, लेकिन धमाके की साजिश 15 अगस्त के आसपास की थी और मानव बम के जरिए धमाके की साजिश थी। मानव बम मॉड्यूल का भी ये लोग हिस्सा थे और गिरफ्तार आतंकियों से प्रेशर कुकर बम बनाने का पूरा सामान मिला है। दोनों आतंकी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, यानी कि एक के बाद एक धमाके करके उत्तर प्रदेश को दहलाना चाहते थे। मानव बम के जरिए तबाही मचाने की साजिश थी, बड़ी तबाही करना चाहते थे। इनका हैंडलर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में ही थे और लगातार उससे ये सारा आदेश ले रहे थे। हैंडलर का नाम उमर अल मंदी बताया जा रहा है। कई दिनों से दोनों आतंकी यूपी एटीएस के रडार पर थे। यूपी एटीएस इनके बारे में सारी सूचनाएं इकट्ठा कर रही थी, इन पर नजर रखे हुए थी और उसके बाद यूपी एटीएस ने इनको धर दबोचा। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी रणवीर और संजय त्रिपाठी दोनों मौजूद है इस वक्त। रणवीर, सबसे पहले जो कुछ पूरी बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए और इसके अलावा कुछ और जानकारी आप लोगों को मिल पाई है क्या वहां पर? देखिए, जिस उमर हलवंडी की बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताई है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अलकायदा समर्थित एक संगठन चलाता है, अंसार गजवातुल हिंद, और वो हिंदुस्तान में चाहता था कि अपना एक नेटवर्क खड़ा करे और इसी वजह से कुछ इस तरह के लोग जो थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं या जो रेशनलिस्ट होते हैं, वो सारे लोगों को लाइन अप करना और उनको ट्रेनिंग देना, इस तरह का एक मॉड्यूल चलाता था। और उसी के तहत ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मिन्हास और मसीरुद्दीन, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से। दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं और दोनों के घर पे जब एटीएस को जानकारी मिली कि इस तरह की गतिविधियां कुछ हो रही हैं, तो 2 टीमें अलग अलग बनाई गई, दोनों के घरों पे दबिश दी गई और दोनों के घरों से विस्फोटक भी बरामद हुआ है और आईडी भी बरामद हुई है, जिसको निष्क्रिय करने का काम चल रहा है। यूपी पुलिस, यूपी एटीएस अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा खुलकर जानकारी नहीं देना चाहती क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन बताया कि 15 अगस्त के पहले यूपी में, खासतौर पर लखनऊ और बाकी कुछ और ज़िलों में कुछ आतंकी घटनाएं करने का और विस्फोट करने की प्लानिंग थी और उसी के तहत ये लोग विस्फोटक अपने घर में रखकर तैयारी कर रहे थे। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी और ये भी बताया गया है जो लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं उनके पास से कि उनके कुछ सहयोगी हैं जो नहीं मिले हैं। उनकी तलाश के लिए एटीएस की टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं, छानबीन कर रही हैं, पूछताछ हो रही है और ये फिलहाल इनके खिलाफ यूपी एटीएस का जो थाना है लखनऊ का, वहाँ पे मामला दर्ज किया जाएगा और मामला दर्ज करके कोर्ट से रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेकर के इन लोगों से पूछताछ होगी ताकि जो इनके सहयोगी हैं और इनका जो पूरा नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। तो यूपी पुलिस और यूपी एटीएस लगातार इस मामले में अलग अलग जगहों पर छापेमारी, दबिश दे करके जो पूरा मॉड्यूल है और जो इसका टारगेट था वो सब कुछ पता करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल लिमिटेड जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है और ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी कुछ जानकारियां ऑथेंटिक हों उन जानकारियों को चलाते हुए जो लाइव फुटेज है ना दिखाएं। तो एबीपी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल होने की वजह से कोई लाइव फुटेज नहीं दिखा रहा है और जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों के बारे में जो जानकारी पुलिस ने दी है उसके तहत फिलहाल उन लोगों को रिमांड में लेकर पूछताछ होगी, इसकी तैयारी पुलिस कर रही है। जी रणवीर, मुझे एक बात और बताइए। बातचीत में जब मीडिया से वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि इनके कुछ और साथी भी हो सकते हैं कानपुर में और उनकी भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा मिन्हास ने भी 2 लोगों का जिक्र किया कि 2 लोग पहले से मौजूद थे लेकिन वो कुछ देर पहले ही बाहर गए थे। तो किस तरीके से तलाशी अभियान चल रहा है और कहाँ कहाँ, क्या यूपी के दूसरे और जिलों में भी तलाशी को और बढ़ाया जा रहा है? साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को कैसे अपग्रेड किया गया है?
देखिए, जो लोग पकड़े गए हैं उन घरों में बताया जा रहा है कुछ और लोग रहते थे और वो कहीं बाहर थे, इस वजह से वो नहीं हैं। तो लखनऊ और आसपास के ज़िलों में खास तौर पे अलग अलग टीमें बनाई गई हैं यूपी पुलिस और यूपी एटीएस की, जो छानबीन कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। और साथ ही जो ऐसे सेंसिटिव ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पर इन लोगों का टारगेट हो सकता था कि वो कुछ हमले वगैरह करते, उन सारे ज़िलों में सतर्कता बढ़ाई गई है और वहाँ पे अलर्ट दिया गया है। तो जो भी लोग हैं, कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, ये सब फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है और इसी बात की पड़ताल की जा रही है कि आखिर कितने लोग थे इस पूरे गैंग में और ये सारे लोग जो हैं अभी कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ चूँकि पुलिस का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो कुछ भी अंदाज़ा लगा करके बोलना ठीक नहीं है, लेकिन दबिश दी जा रही है, टीमें बनाई गई हैं और वो टीमें लगातार अलग अलग आसपास के जो ज़िले हैं उन जगहों पर छानबीन कर रही है। जी आप रहिए हमारे साथ। संजय भी जुड़े हुए हैं और पंकज हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। पंकज जी, जो पूरी बातचीत कही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, उसमें सबसे अहम लाइन जो थी वो ये थी कि 15 अगस्त के आसपास लखनऊ सहित कई और जिलों को दहलाने की कोशिश थी या प्लान बना हुआ था पहले से ही। तो बड़ी चिंता की बात है। हालांकि अच्छी बात सबसे ये रही कि एटीएस ने उनको पहले ही दर दबोचा। आदर सब सोचे ने, लखनऊ में अलकायदा से जुड़े हुए लोग हैं और जिनका हैंडलर कोई और नहीं पाकिस्तानी था। अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हुए लोग थे। तो कितने खतरनाक थे ये, मानव बम से लेकर के प्रेशर कुकर बम बनाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो इनकी पूरी तैयारी थी। आप समझिए इस बात को कि कितना बड़ा खतरा था जो टल गया है। और केंद्रीय एजेंसी और यूपी एटीएस काफी दिनों से इन दोनों को ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता इस बात की जानकारी मिल गई कि इस जगह पर इस वक्त जाने पर हम इन दोनों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी खतरा था ये जाएं और इस सामने से रिट्रैक्ट करें। दूसरी बात देखिए कि जब एटीएस की टीम पहुंची थी वो कितने शार्प थे। उन्होंने अपने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। कुछ कागज जले हुए मिले हैं वहां पर एटीएस को। अभी एटीएस इन दोनों से पूछताछ करेगी। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि ये दोनों कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे थे, इनके साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, पूरा ये मॉड्यूल पकड़ में नहीं आ जाता है, आप समझिए कि पूरा खतरा अभी टला नहीं है। आदर्श जी पंकज जी, टारगेट्स को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे थे और एडीजी भी बार बार अपनी बात में यही कह रहे थे कि 15 अगस्त से पहले भी कुछ कर सकते थे, 15 अगस्त के आसपास भी कुछ कर सकते थे, तो टारगेट बड़ा अहम हो जाता है ऐसे में। देखिए, जब तक इस पूरे मॉड्यूल के सब लोगों से पूछताछ नहीं हो जाती है, अब इन दोनों से अलग अलग फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। ये खाली बताया गया है कि 15 अगस्त तक और 15 अगस्त को इनको कुछ बड़ी घटना को अंजाम देना था जिससे दहल जाए, मैक्सिमम डैमेज हो। उसमें दो तरह के टारगेट थे, एक तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर बम एक्सप्लोजन करना है या फिर किसी एक बड़े आदमी को टारगेट करना है। अब वो बड़ा आदमी कौन है इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं मिली है। तो धीरे धीरे करके जैसे इससे पूछताछ होगी, आईबी और दूसरी भी एजेंसियां भी इनसे पूछताछ करेंगी तो सारी जानकारी सामने आएगी। लेकिन यकीन मानिए कि अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल जो है उसके साथ जुड़े हुए ये दो लोग लखनऊ में, और किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले गिरफ्तारी एक राहत की बात है। जी आप रहिए पंकज जी हमारे साथ। संजय भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार एटीएस की तरफ से पूरी जानकारी दी गई और सुबह से बहुत सारी जानकारियां आपने भी दर्शकों तक पहुंचाई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके बाद इस पूरी जांच की कड़ी को कैसे जोड़ेगी एटीएस, क्योंकि खुद एटीएस जो लॉ एंड ऑर्डर के डीजी हैं वो कह रहे हैं कि और भी कई आतंकी हैं अभी। बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया कि इनके साथ कई शहरों के लोग जुड़े थे, 40-50 लोगों का एक बड़ा नेटवर्क था इनका और उसी पे ये काम कर रहे थे। तो ये मान के चलें, जैसा कानपुर का जिक्र हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कानपुर पहले भी चर्चा में रहा है आतंकवादियों की गिरफ्तारी से लेकर के, और आईएसआई एजेंट्स तक की अरेस्टिंग कानपुर से हुई हैं। और इसके अलावा सिमी का गढ़ भी कानपुर माना जाता रहा है। जब सिमी इख्वान कॉन्फ्रेंस हुई थी कानपुर के हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में, उसके बाद ही सिमी चर्चा में आया था। तो कई सारे सिमी के एजेंट भी कानपुर से पकड़े जा चुके हैं, कई आईएसआई के एजेंट पकड़े जा चुके हैं, कई टेररिस्ट कानपुर से पकड़े जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से कानपुर से इनका कनेक्शन है। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी के कुछ जिले ऐसे हैं जहां से ये लोग जुड़े हुए थे। एटीएस की जो टीमें अभी कार्रवाई कर रही हैं, इन्हीं जिलों में दबिश दी है, इन्हीं जिलों में जाकर के टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं। और जैसा कि मैं मिनहाज के घर पे खड़ा हूं, मिनहाज यहीं से गिरफ्तार हुआ था और बताया जाता है कि इसी घर से जब एटीएस आई है उसके ठीक पहले कुछ लोग और जो मौजूद थे वो यहाँ से धीरे से खिसक गए। तो ऐसे में उन लोगों की गिरफ्तारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। उनके बारे में ये मालूमात करनी जरूरी है कि वो लोग कौन थे, वो यहाँ क्यों आए थे, उनका क्या लेना देना अलकायदा से। इस तरह की तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारियां जुटाना अभी बाकी है। यहाँ से ही कुकर बम विस्फोट हुआ था और एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि भीड़ भरे बाजार में ब्लास्ट करना इनका मकसद था।
तो इस तरह की तैयारियां थी, इनके मन की जो मंशा थी वो बहुत खतरनाक थी। अब ज़रूरत है कि इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की, जो 40-50 लोगों का अलग अलग शहरों में होने का जिक्र किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी आदर्श बेहद अहम है। और वो अब एटीएस उसके लिए छापेमारी फिलहाल कर भी शुरू भी हो चुकी है उसके लिए। जी, आप रहिए संजय। पंकज जी में हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है, कामयाबी बहुत बड़ी है यूपी एटीएस की, जिस तरीके से इन आतंकियों को धर दबोचा गया और जिस तरीके से सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अलार्मिंग ये केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी है, क्योंकि स्लीपर सेल्स एक बार फिर एक्टिव होते जा रहे हैं। लगता है पंकज जी से हमारी बात नहीं हो रही, उनका संपर्क हमसे टूट गया है। फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रणबीर, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा अहम हो गया है केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि स्लीपर सेल, अब तक जो बात बीच में आती थी कि स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, लेकिन अब तो वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, उत्तर प्रदेश लगातार एक सेंसिटिव इलाका है और हाल फिलहाल में अगर बहुत सारी चीज़ें देखें, राम मंदिर से लेकर के तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर जो इतिहास है इस तरह के लोगों का सक्रिय होने का, वो बहुत पुराना है। 2017 में आप याद कीजिए, जब चुनाव थे, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होने वाली थी, तब सैफुल्ला नाम का एक ISIS का जो एजेंट था, वो इसी दुबग्गा इलाके में मारा गया था। तब भी यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी, कार्रवाई हुई थी, उस वहाँ से भी जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था। तो 4-4.5 साल पहले जो घटना हुई थी, उसी इलाके में फिर से इस तरह की गतिविधियां देखने को मिली हैं। और ये जो पकड़ा जाना है, इसमें लगातार चूंकि यूपी की जो एजेंसियां हैं, यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, वो लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके संपर्क में हैं, क्योंकि जो कनेक्शन है उसमें विदेशों के तार जुड़े हुए हैं, कहाँ से फंडिंग होती है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हैं, किस तरह से लोगों को रेडिकलाइज करने का काम हो रहा है, किन लोगों को टारगेट किया जाता है। हाल फिलहाल में आपने धर्मांतरण का भी मामला देखा, जिसमें कि मूक बधिर बच्चों को टारगेट किया गया था और उनसे आतंकी गतिविधियों की बात सामने आ रही थी। हालांकि इससे जो आज मामला हुआ है उससे मूक बधिर बच्चों का और धर्मांतरण का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या इस तरह का कोई और नेटवर्क था जो काम कर रहा था? तो तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं की पड़ताल, जांच हो रही है और वो बिना सेंट्रल एजेंसीज को लूप में लिए हुए नहीं हो सकती है। ऐसे में लगातार यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, बाकी जितनी एजेंसीज हैं वो सब सेंट्रल की एजेंसीज से कांटेक्ट में रहती हैं और बातचीत करती रहती हैं। और फिलहाल जो प्रायोरिटी है एटीएस की, वो ये है कि जो लोग इनके सहयोगी थे, वो जो भाग गए हैं, उनको पकड़े और साथ ही इन लोगों से पूछताछ करके अगर इसका कोई और नेक्सस है, किसी और शहर में कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को निकाल करके आगे की कार्रवाई करें। क्योंकि बड़ी सफलता है लेकिन खतरा भी बड़ा है और इस बड़े खतरे को देखते हुए जो एजेंसीज हैं उन्होंने शहर दर शहर अलर्ट की स्थिति दी है। और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाल में जो चुनाव हुए हैं और बाकी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं, उनको देखते हुए कई सारे लोग, ऐसे बड़े लोग हैं जो टारगेट हो सकते हैं। तो वो कौन लोग थे? उन लोगों के सिक्योरिटी का कंसर्न है पुलिस के सामने। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चूँकि लॉकडाउन खुल चुका है, बाज़ारों में भीड़ हो रही है। ऐसे में एक धमाका ये ऐसा संदेश दे सकता है जो कि खतरा बढ़ता जा रहा है। तो यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट की स्थिति है वो बढ़ रही है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री वाराणसी आ सकते हैं, तो वाराणसी में इसीलिए लगातार खास तौर पे अलर्ट की स्थिति है। कोशिश यही है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। सारे शहर और सूचना थी, इनको रडार पर रखा गया, उसके बाद सही मौका देखते हुए इनको धर पकड़ा गया। पुलिस और यूपी, आप दोनों ही बने रहे हमारे साथ। और देखिए, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां से मिनास को गिरफ्तार किया गया, और वहीं से उनकी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। संदिग्ध आतंकियों के छुपे होने की सूचना पर यूपी एटीएस ने आज काकोरी इलाके के सीतापुर विहार इलाके में छापेमारी की। मैं दिखाऊंगा किस तरह से यूपी एटीएस के कमांडो यहाँ तैनात हैं और बताया जाता है कि यहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मुशीर हैं और रियाज हैं। ये भी बताते हैं कि इनके संबंध आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर ये जानकारी मिली है कि ये लोग कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाए हुए थे और इनके साथ इनके पास विस्फोटक था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी एटीएस के जवान अभी उस मकान से निकले हुए हैं और जिप बैग हैं उनमें बताया जा रहा है कि विस्फोटक मौजूद है और उसको सेफ बॉक्स में लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। काफ़ी देर से यूपी एटीएस के जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे थे, साथ ही जो बम स्क्वाड था वो जांच पड़ताल कर रहा था, जिसके बाद में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उन बम को, उन विस्फोटकों को सेफ बैग में ले जाया गया। और बाईं ओर की तस्वीर दिखाऊंगा कि लगातार उस गैरेज में जो रियाज का बताया जाता है, वहाँ यूपी एटीएस के कमांडो तैनात हैं और सुबह से ही ये कार्रवाई यहाँ जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से वो विस्फोटक सामग्री ले जाई गई है, जिसके बारे में यूपी एटीएस को सूचना थी और अब आगे की कार्रवाई जारी है।
अभी फिलहाल इस गैरेज में यूपी एटीएस के जवान दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाएगा। तो ग्राउंड जीरो से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट आप देख रहे थे और सवाल बड़ा यही है कि 15 अगस्त के पहले आसपास आतंकियों की तैयारी थी कि वो किसी तरह की साजिश करें, किसी तरह से दहलाए उत्तर प्रदेश को, न केवल लखनऊ में दूसरे अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दें और उसके लिए पूरी तैयारी वो कर रहे थे। बाकायदा गोला बारूद खासी संख्या में इकट्ठा कराया गया था, भारी मात्रा में बारूद मौजूद था, आईडी मौजूद थी, कुकर बम बनाने का पूरा सामान उनके पास मौजूद था, पिस्टल मौजूद थी और इनके कई साथी दूसरे शहरों में भी, यानी कि जिस तरह से डीजी एलओ ने कहा कि वो कानपुर में भी मौजूद हैं और भी कई साथी हो सकते हैं जो फरार भी बताए जा रहे हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। और देखिए अपनी पूरी जो जानकारी एडीजी एलओ की तरफ से दी गई उसमें उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि इनके पास से क्या कुछ गोला बारूद, किस तरह से आईडी बरामद हुई है, सब कुछ एक बार आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। और देखिए अलकायदा के एक मॉड्यूल के जरिए इन आतंकियों को बाकायदा ट्रेन किया गया था और इनका एक तरीके से कहा जाए इनको रेडिकलाइज किया गया था, तैयार किया गया था स्लीपर सेल्स को, ताकि वो वक्त जब जरूरत पड़े तो वहां पर वो एक्टिवेट हो जाए और इनको एक्टिव किया गया था। इसीलिए ये इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे। अब एटीएस कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले की जोड़ेगी कि आखिर इनको ये बारूद कहाँ से मिला, ये आईडी कहाँ से मिले, कुकर बम बनाने का ये सामान कहाँ से मिला और पिस्टल इनके पास कहाँ से आई और इनके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हो सकते हैं या वो उत्तर प्रदेश के किन किन हिस्सों में हो सकते हैं। ये पूरी जानकारी एटीएस हर कड़ी को जोड़कर निकालने की कोशिश करेगी। छापा मारा जहां से मिनाज अहमद को गिरफ्तार किया और मड़ियाओं से मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से गोला बारूद, हथियार, आईडी ये सब कुछ बरामद किया गया है और इनकी साजिश थी 15 अगस्त के पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित दूसरे जिलों को दहलाने की। लेकिन एटीएस ने वक्त रहते इनको अपने रडार पर लिया, सारी सूचना इकट्ठा की और इनको धर दबोचा और इनके पास से ये सब कुछ बरामद किया गया है। अब एटीएस एक एक करके कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें इन आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से भी था, क्योंकि पाकिस्तान से ही इनको सारी कमांड मिल रही थी। इनका जो हैंडलर था उमर हलवंडी वो पाकिस्तान का ही था। एक बार सुनवाते हैं आपको एटीएस की तरफ से जानकारी क्या दी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलवंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।